कौन कौन से ट्रेडिशनल रिफॉर्म हैं जो करने की ज़रूरत है और आपको लगता है कि सरकार अभी के हालात में ये जोखिम ले सकेगी, क्योंकि ऐसे ट्रेडिशनल रिफॉर्म में राजनीतिक जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है? देखिए, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात की, कि मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म को हमें पूरी तरह से जो जो 3 कानून जो थे, जो 2020 में जिस प्रोटेस्ट के लिए उनको वापस लेना पड़ा, मैं समझता हूँ कि किस तरह से हम इसको फिर से वापस ला सकें, उसके बारे में चिंता, चर्चा, आलोचना होनी चाहिए। उसी तरह से मैं कहूँगा कि जो जमीन के जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, उनको भी बात करना चाहिए। पर मेरा एक बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा इसमें ये है कि हम जब ये रिफॉर्म की बात करते हैं, हमारी जो दृष्टि जो है वो केंद्रीभूत होती है सिर्फ केंद्र के ऊपर। मैं समझता हूं कि जो रिफॉर्म एक्सप्रेस जो है, जिसको आपने नाम दिया है रिफॉर्म एक्सप्रेस, सिर्फ केंद्र सरकार से ही नहीं चलेगा। रिफॉर्म एक्सप्रेस जो हमारे जो 30 देश जो हैं, वो हमारे जो 30 देश हैं, उनकी जो टोटल एक्सपेंडिचर पावर जो है वो सेंटर से 10% ज्यादा है। पर तब भी मैं समझता हूं कि रिफॉर्म एक्सप्रेस के जो स्टेट को क्या जरूर करना है, उसके बारे में हम ज्यादा चिंता, चर्चा, आलोचना नहीं करते। मैं समझता हूं ये हमारी रिफॉर्म डिबेट की, डिस्कशन की एक बहुत बड़ी कमी है। मैं समझता हूं कि अगर हमें एग्रीकल्चर की रिफॉर्म लानी है, एग्रीकल्चर स्टेट सेक्टर की सब्जेक्ट भी है, लैंड स्टेट सेक्टर की भी है, हम किस तरह से ये रिफॉर्म का जो मुद्दा हम स्टेट की ओर ले जा सकें, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू बनेगा। दूसरी बात ये होगी कि जो एमएसएमई सेक्टर जो है हमारे देश में, इसी वक्त असंगठित जो 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 मजदूर जो हैं वो करीबन 90% हैं ना। ये हमें ये घटाना चाहिए, क्योंकि असंगठित मजदूर का जो इकोनॉमी में जो फायदा होता है, डिमांड, कंजम्पशन, वो बहुत ही कम होता है। और गिग इकोनॉमी के जो वृद्धि से ये और एक समस्या आई है, और जो मैं समझता हूं कि शायद लेबर कोड इसको एड्रेस कर सके, पर इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और तीसरी बात जो ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर में जो हमें बड़े कंपनियां जरूरी चाहिए, पर एमएसएमई सेक्टर को भी हमें चाहिए, क्योंकि ये नौकरी देती है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देती है, और ये इनका योगदान एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा है। तो हालांकि इस बार अप्रैल 2025 में एमएसएमई सेक्टर की जो टर्नओवर लिमिट या इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा उसको दिया बढ़ाई गया गई था। थी। उसके साथ साथ उनको हम किस तरह से और भी उनको इंसेंटिव्स पुश कर सकें, मैं समझता हूं कि अगली 2026 में उसके ऊपर कोई अगर काम अगर हो हमें, मैं समझता हूं कि ये देश की अर्थनीति के लिए ये एक अच्छा होगा। विनोद शर्मा जी, ये एमएसएमई को लेके जो बात अभी भट्टाचार्य सर ने कही, वो कितना बड़ा कंसर्न है आप लोगों के लिए? हालांकि एमएसएमई के लिए समय समय पर सरकार जोर देती रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, चाहे उनके टर्नओवर लिमिट को बढ़ाने की बात हो, अभी भी आपको लगता है चैलेंज है? जी बिल्कुल, चुनौती काफी बड़ी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हर एमएसएमई एक्चुअली किसी बड़ी कंपनी को ही सप्लाई करता है। बहुत रेयर केसेस में वो B2C वाला बिजनेस करता है, वो बिजनेस टू बिजनेस। तो बड़ी कंपनीज के ऊपर इनफैक्ट सरकार कुछ लॉज भी लाई, बीच में कानून लाई कि आपको उनको 45 दिन में देना है। लेकिन उनका रवैया अधिकतर ऐसा रहा है, कुछ बड़ी कंपनीज को छोड़ दें जो अच्छा काम कर रही है, बट ऐसी बहुत सारी है जो आज भी एक एक्सप्लॉइटेटिव माइंडसेट के साथ काम करती हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे एमएसएमईज आज भी किसी ना किसी वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पे रहते हैं। दूसरा एक जो आपने पूछा था एम्प्लॉयमेंट के बारे में, मेरे ख्याल से वो एम्प्लॉयमेंट की इशू इतना ज्यादा नहीं है हिंदुस्तान में, जितना स्किलिंग का इशू है। कैसे हम क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज को इम्प्रूव करें, उसमें एनएसडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट ने काफी काम किया। मैं भी फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल का चेयरमैन हूं। लेकिन जरूरत है उसमें कि हम एक डिमांड बेस्ड स्किलिंग के ऊपर बड़ी काम करने की जरूरत है। हमको क्या स्किल्स, स्किलिंग को लेकर विनोद शर्मा जी, स्किलिंग को लेकर के हम लोग सरकार पर ही क्यों ध्यान देते हैं? स्किलिंग की जरूरत इंडस्ट्री को भी है कि हमारे यहाँ स्किल्ड लोग आए, हम जैसा लोग ढूंढे वैसा लोग मिलते नहीं है। आप भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपके पास कैसा कई बार ऐसा होता होगा, आप जैसा शख्स ढूंढ रहे स्किल वैसा आपको मिलता नहीं होगा, आते होंगे बहुत सारे आवेदन, वैसे लोग नहीं मिलते होंगे। तो आप लोग खुद क्यों इनिशिएटिव लेते हैं, इंडस्ट्री भले सरकार के साथ मिलकर ही स्किलिंग पर वॉर फुटिंग पे काम करे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अक्षर जी, हमारी जिम्मेदारी है। तो आप देखेंगे हमारी जैसी छोटी कंपनीज में भी हमने अपनी एक ज्ञान वाटिका बना रखी है।
तो जो बच्चे आते हैं उनको करीब 1 महीने वहाँ पहले ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह से आ रहे हैं कि उन्होंने कभी फैक्ट्री देखी नहीं, एयर कंडीशनिंग फैक्ट्री में काम नहीं किया, तो बहुत सारे वो फिनिशिंग जिसको कहते हैं वो करने की जरूरत है। और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने हर सेक्टर स्किल काउंसिल बनवाकर एक अच्छे पहल शुरू की है, उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं मिला है। और होता क्या है कि हर एक स्किल काउंसिल या जो भी है वो सरकार की कुछ, अभी आपने देखा होगा सीएजी का एक बहुत बड़ा उसमें आलोचना भी आई है इस पूरी स्किलिंग को लेके, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर, कि वो किस तरह से पैसा बांटा गया और वो सही जगह पर नहीं पहुंचा। तो उस एरिया में एक बहुत, मुझे लगता है कि इफेक्टिव एफिशिएंट लेबर जिसकी नींव पर एक्चुअली चाइना की इंडस्ट्री बड़ी खड़ी हुई है, हम उसको कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। मेरा एक फेवरेट हमेशा सब्जेक्ट ये है कि वर्कर जहां तक हो सके अगर वो काम पे चलकर आ सके, वॉक टू वर्क, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आज उसको हम जो भी पैसा दे रहे हैं उसको कम लगता है, इसलिए क्योंकि उसमें से लगभग 40% वो किसी किराए में दे देता है, और वो भी एक स्लम में रहते हुए, किसी झोपड़ी में रहते हुए। सो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल रिफॉर्म इस तरह के भी हमको चाहिए। अनुराग जी, ये कितना, इस पर आपकी क्या राय है? आप इसको कितना बड़ा कंसर्न मानते हैं? लक्ष्मण जी एक बार क्लैरिफाई करेंगे किसको कंसर्न मानते हैं? स्किल्ड लोगों का नहीं मिलना, हमारे पास मैन पावर काफी है, इस समझ गया। हाँ, नहीं, मैं इसको कंसर्न नहीं मानता। मैंने जब रेवोल्यूशन चल रहा था जी कैपिटल सर्विसेज का इंडिया में, कॉल सेंटर दिनों में, मुझे ध्यान है कि हम इतने बल्क स्केल पे लोग हायर करते थे कि ऑलमोस्ट कंपनी के सामने हमारा एक जोक चलता था इंटरनल के ट्रेसपासर्स विल बी हायर्ड, यू नो, के क्योंकि जब कंपनी में डिमांड होती है, देखिए, तो वो गधे को भी बाप बना लेते हैं, वो ट्रेन कर देते हैं उसको। ये स्किल्ड सप्लाई डिमांड, ये कहना बड़ा आसान है, ये इट इज जस्ट अ मेजर के अनएम्प्लॉयड इतने हैं कि कंपनी से कि यार हमें राइट स्किल्स नहीं मिल रही है। ये सिर्फ वो है क्योंकि आपके पास चॉइस ही इतनी है कि एक नौकरी के पीछे अगर 100 लोग भागेंगे तो आपको नेचुरली लोगों में स्किल दिखेगी नहीं, आपको खोटी दिखेगा। दिस इज अ बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसा विनोद जी ने कहा कि एक तो एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट ऑफ द लार्ज कंपनीज, और भट्टाचार्य जी ने कहा कि 90% ऑफ द इकोनॉमी इज अनऑर्गेनाइज्ड। ये हमें रियलाइज करना है। अगर 90% अनऑर्गेनाइज्ड है, देखिए, तो फिर एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट भी होगा, वो सब एक साइकिल है। लक्ष्मण जी, मैं ज्यादा बातें नहीं, मैं सिर्फ एक आम आदमी की तरह से बात करना चाहता हूँ, और एकदम हम्बल पर्सन विद इंडियन माइंडसेट, उस तरह से मैं अगर एक बात रख के जा सकूं, क्योंकि हम मेरे ख्याल से लास्ट राउंड में पहुंच गए हैं। देखिए, हम तो मार्केट्स के लोग हैं, हमें सिर्फ डेटा देखना होता है और हमें एक्सपेक्टेशंस अलाइन करनी होती है। हमारे पैसे जहां बनते हैं हमें उस हिसाब से डालने होते हैं, निकालने होते हैं। हमारे यहाँ एक टर्म होती है, मैं हमेशा यूज करता हूँ, कि मार्केट्स कभी रॉन्ग नहीं होते, आपकी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग और राइट होती है। कई बार आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, कई बार पेसिमिस्टिक। एक्सपेक्टेशंस को आप रियलिज्म के साथ चलाइए। एग्री रिफॉर्म्स इंडिया में एक 50% लोगों का एंगेजमेंट भी है। आई डोंट थिंक उसमें रिफॉर्म्स रियलिटी में होने वाले हैं, वो प्रैग्मेटिक नहीं है। मैं उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, मेरी लिमिटेड एक्सपेक्टेशन है। देखिए, विच इज फ्रॉम अ कॉमन पर्सन पर्सपेक्टिव। मैं रजनीश जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम बड़ी इकोनॉमी हो गए लेकिन हम डेवलप्ड दिखते नहीं है। मेरा पहली बार इंडिया से बाहर जाना हुआ 2004 में, मैं सिंगापुर गया कोई काम के सिलसिले में। मेरी आंखें खुल गई कि ऐसे भी शहर होते हैं, ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं, इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला एक्सपोजर था मेरा। लेकिन मैं जब वापस आया, दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड किया, तो वो लगता है कि अरे अब आप इंडिया में आ गए, राइट। मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, हम 15-20 साल बाद, हालांकि अब चीजें काफी 2004 से लेकर के अब चीजें काफी बदल गई हैं, क्योंकि समय कम, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं समय कम इसलिए बीच में रोका। आखिरी सवाल सौम्यकांति घोष साहब आपसे संक्षिप्त में, कि जिस मिशन की बात प्रधानमंत्री बार बार करते हैं, 2047 तक विकसित भारत के मिशन के साथ काम करना है, आपको कितना, सबसे बड़ा स्टेप यहाँ पे क्या उठाने की जरूरत आपको लगती है यहाँ से अब आगे चल करके, चूंकि शो हम समाप्त करने वाले हैं? मैं आपसे 1 मिनट लूंगा। आई थिंक एक बहुत अहम बात मैं बोलना चाहता हूँ जो भट्टाचार्य जी ने बोला है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर विकसित भारत बने, हमको हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी स्ट्रेंथन करना है। क्योंकि एक छोटा सा डेटा मैं आपको देना चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 12%, स्टेट्स का 7%।
और अर्बन और रूरल बॉडीज दोनों को मिला के है 0.4%। जब तक ये सब चीज हम सही नहीं करेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। तो ये विकसित भारत अगर बनाना है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी फोकस करना होगा, क्योंकि शो